नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का जरिया तो है, साथ ही आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी एसआईपी का टाइप चुन सकते हैं। एसआईपी के अलग अलग प्रकार जैसे फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी से आप बाजार की चाल के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। आज बताएंगे हर जरूरत के लिए एसआईपी के फायदे और क्या एसआईपी करने का कोई निश्चित समय तय करना सही है। इसी पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज है ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। ऋषिकेश, विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और एसआईपी पर खूब चर्चा होती है और जब भी हम एसआईपी पर चर्चा करते हैं लोग और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी खूबियों के बारे में समझना चाहते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विश्वजीत जी, क्या है खास? क्योंकि जब हम बाजार को देखते हैं, किसी पल शिखर पर है, किसी पल गिरावट होती है या मुनाफा वसूली होती है, ऐसे में एसआईपी कैसे एक फुल प्रूफ प्लान है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बिल्कुल स्थिर रखने का काम करता है? देखिए स्वाति जी, अब एसआईपी एक हाउस होल्ड नेम हो गया है। काफी लोग म्यूचुअल फंड को एसआईपी के नाम से ही जानते हैं। तो एसआईपी एक जरिया है, एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। प्री डिफाइंड अमाउंट एक डिटरमिन्ड पीरियड पे आप निवेश करते हैं। जैसे लोग बैंक में आरडी किया करते थे, ऐसे ही एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। मार्केट का अगर हम देखें तो एक बिहेवियर है, एक नेचर है कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है। तो जब लोग टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार देखा गया है। लेकिन एसआईपी एक ऐसा जरिया है, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड वे में निवेश कर रहे हैं, हर महीने या हर वीक निवेश कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप मार्केट के वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। कभी मार्केट ऊपर है तो आप कम यूनिट्स खरीदते हैं, कभी मार्केट नीचे है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। तो कुछ समय में आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलने लग जाता है। तो एसआईपी से आप कोई भी गोल अपना लिंक कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, रिटायरमेंट जैसे, बच्चों की पढ़ाई जैसे गोल्स को आप लिंक करेंगे। तो ये एक तरीका माना गया है कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं समझना चाहते हैं, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बेस्ट तरीका है निवेश करने का म्यूचुअल फंड्स में, और प्रेफरेबली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। बिल्कुल। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से मुनाफा लंबे समय में कमाना है तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है मुनाफा कमाने का। ऋषिकेश, एसआईपी में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है। एसआईपी इन इटसेल्फ बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट है, पर उसमें भी क्योंकि हम बाजार के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही शानदार एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का होता है। हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है और क्यों बाजार की चाहे कोई भी चाल ही क्यों ना हो, बाजार हाइज पर हो या बाजार लो पर हो, आपको एसआईपी का साथ नहीं छोड़ना है। और ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो कैसे काम करता है? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते विश्वजीत जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और वन एक सबसे बड़ा पिलर है जब हम एसआईपी की बात करते हैं। इससे ना ही सिर्फ रिस्क कम होता है, लेकिन एक अनुशासित तरीके से आप निवेश कर सकते हैं जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का महत्व ये है कि एसआईपी, जैसे मैंने कहा, अनुशासित जरिया है निवेश करने का। वो देखता नहीं है कि कब कैसे मार्केट ऊपर है या नीचे है, हर महीना दर महीना आपका निवेश करते जाते हैं एसआईपी के द्वारा। तो अगर मार्केट नीचे है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको यूनिट्स कम मिलते हैं। तो गुड, बैड एंड अगली ऑफ द मार्केट वो कैप्चर कर लेते हैं और रिस्क भी कम हो जाती है। कुछ आंकड़े बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो और मार्केट अगर टूट जाए और कम हो जाए, तो आपको कम ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। सो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको काफी फायदा होता है रिस्क मिटिगेट करने के लिए। बिल्कुल। और टेबल के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का गणित होता है। जैसा बताया यहाँ पर ऋषिकेश ने कि ज़्यादा यूनिट का फ़ायदा आप ले सकते हैं, और यही एक तरीका है अपने जो निवेश है उसको आगे बढ़ाने का। तो जैसा अभी माहौल है बाजार में, विश्वजीत जी, हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में बाजार बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ तक कि नए हाइज भी छुए।
उसके बाद फिर हमने कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार को नीचे जाते भी देखा। इस माहौल में कोई निवेशक पैसे डाल के एसआईपी कर रहा है अगर, तो उसको इस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है? बिल्कुल स्वाति जी, सबसे बड़ा लाभ जो है एसआईपी में, वो मार्केट वॉलेटिलिटी में ही होता है, क्योंकि मार्केट उतार-चढ़ाव रहेगा। ऐसा हमेशा देखा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट हमेशा ऊपर चलती जाए या हमेशा मार्केट नीचे गिरती जाए। तो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। और जैसे अभी का आपने कल जो टाइम बताया, जो सिचुएशन बताई कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, कभी मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो गिरावट में तो एसआईपी और अच्छा वर्क करती है, क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। लेकिन क्योंकि आप टाइमिंग नहीं कर सकते, तो एसआईपी से आप बिल्कुल वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आज बाज़ार ऊपर गया है या आज बाज़ार नीचे गया है, क्योंकि आप तो डिसिप्लिन्ड वे में, रेगुलर वे में आप निवेश कर रहे हैं। तो कभी मार्केट ऊपर है तो भी आप निवेश कर रहे हैं, और मार्केट अगर गिरावट में है तो भी आप निवेश कर रहे हैं। तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक लंबे समय में, एक लंबी अवधि में आपको वॉलेटिलिटी का एक एडवांटेज होगा, क्योंकि आपकी जो परचेज़िंग कॉस्ट है यूनिट की, वो काफ़ी कम हो जाती है, बजाय इसके कि अगर आप लमसम निवेश करते हैं। तो एसआईपी किसी भी बाज़ार में हमेशा रिज़ल्ट करता है, अच्छा रिज़ल्ट देता है, और ख़ासकर अगर गिरावट का बाज़ार है तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो गणित है वो कुछ इसी प्रकार काम करता है, और बाजार की वॉलेटिलिटी में इसलिए कहा जाता है कि आप अपने एसआईपी को रोकिए मत। पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ऋषिकेश यहाँ पर ये आता है, और जो कई लोग हमसे जानना भी चाहते हैं। हम यूजुअली देखते हैं कि लोग अपने एसआईपी की जो तारीख है वो किसी भी महीने की शुरुआत में तय रखते हैं। कुछ लोग हैं वो शायद अंत में एसआईपी करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या वाकई इसका कोई फर्क पड़ता है कि आप महीने की शुरुआत में एसआईपी करें या महीने के अंत में एसआईपी करें या महीने के किसी भी दिन एसआईपी करें? क्या रिटर्न पर कोई फर्क पड़ता है इसका? तो मार्केट में काफी बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप डेट सही चुने, एंड ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ चुने, तो आपका रिटर्न पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अगर ये लंबे अवधि का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अगर मैं 10 साल का डेटा देखूं या 20 साल का डेटा देखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस तारीख पे निवेश किया था। हमने एक 6 फंड बास्केट बना के देखा, और 1 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को और 25 तारीख को निवेश करके देखा, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन उसका रिटर्न पे इम्पैक्ट कितना आता है? 20 से 30 बेसिस पॉइंट का आता है, बेस्ट ऑफ द फंड्स एंड वर्स्ट ऑफ द फंड्स के बीच में। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अगर आप देखना चाहो, तो डेट इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। अनुशासित तरीके से निवेश करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप अनुशासन से निवेश करें। विश्वजीत जी, यही बात है कि कई बार आपको अपने एसआईपी की तारीख चेंज करनी पड़ जाती है। कभी शॉर्टफॉल होता है पैसों का, या कभी आपको लगता है कि इस महीने हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे डाल देते हैं एसआईपी में। तो क्या ये ऐसा बिल्कुल निश्चिंत होकर एक निवेशक कर सकते हैं कि हाँ, कभी भी महीने में एसआईपी डालें, लॉन्गर टर्म के लिए उनको ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा परेशान होने के या ज़्यादा आपको डिफरेंस पता चलेगा ही नहीं? जी, बिल्कुल स्वाति जी, जैसा अभी ऋषिकेश जी ने बताया, एक तो टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप महीने की शुरुआत में करते हैं या एंड में करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स उतने ही रहते हैं, बहुत 0.17% का डिफरेंस आता है। जहाँ तक कन्वीनियंस की बात है, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कन्वीनिएंट टूल है। स्वाति जी, अगर आप देखें तो आप जब चाहें इसको एसआईपी को रोक सकते हैं, जब चाहे एसआईपी बढ़ा सकते हैं, और आपको अपना बिहेवियर देखना है कि हो सकता है कि मुझे 6 महीने बाद मुझे कोई बोनस मिला है, तो मैं क्या लमसम निवेश कर सकता हूँ? उसमें फ्लेक्सिबल एसआईपी जिसे हम कहते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो एसआईपीज़ हैं, उसमें भी बहुत तरीके की टाइप्स हैं। आप रेगुलर वे में निवेश करना चाहें, फिक्स्ड अमाउंट, वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हर साल मैं कुछ बढ़ा दूँ क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट होगा, स्टेप अप करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि बीच-बीच में पैसा आता है, तो फ्लेक्सिबल एसआईपी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कन्वीनिएंट टूल है एसआईपी। आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है, डेट्स आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, और जैसा आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके पास पैसा आएगा, उस तरीके से आप उसको निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको क्लियर है कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि एसआईपी के अलग-अलग प्रकारों की बात हो रही है कि असल में जो एसआईपी है, अगर आप
अपनी सुविधा के अनुसार एसआईपी कर सकते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? ऋषिकेश, यही आपसे जानना चाहते हैं। ट्रिगर एसआईपी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बाज़ार के इस टाइम पे जब हर कोई एक तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसे माहौल में ट्रिगर एसआईपी क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है? बिल्कुल, ट्रिगर एसआईपी एक अच्छा जरिया हो सकता है निवेश का। और दूसरा एक बहुत अच्छा जरिया है। ट्रिगर एसआईपी जो होता है वो ज्यादातर टैक्टिकल कॉल होता है, स्ट्रेटेजिक कॉल से ज्यादा टैक्टिकल कॉल होता है, क्योंकि वो मार्केट के बहाव के हिसाब से चेंज और स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कॉल है वो है स्टेप अप एसआईपी, जो विश्वजीत जी ने कहा। क्योंकि हमारी इनकम वो स्थिर नहीं रहती, हमारी इनकम बढ़ती जाती है साल दर साल, उसमें स्टेप अप होते रहता है। तो क्या निवेश का मूल्य जो है या अमाउंट है वो सेम रहनी चाहिए? तो उसका आंसर नहीं है, तो वो भी बढ़ते जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा है और 10% का ग्रोथ स्टेप अप लेते हैं, तो पहले साल 5,000 का निवेश होगा, दूसरे साल 5,500 का होगा, तीसरे साल 6,050 का होगा। अगर कंपैरिजन करें और आंकड़े देखें, तो 10,000 की एसआईपी स्टेप अप के साथ 20 साल में 1,30,00,000 तक पहुंच सकती है। और 10,000 की एसआईपी स्टेप अप, सॉरी, विदाउट स्टेप अप 1,30,00,000 में पहुंची है, और विद स्टेप अप 2,40,00,000 में पहुंची है। तो ऑलमोस्ट डबल का इम्पैक्ट आता है अगर आप स्टेप अप लेते हैं। अगर आप देखो 5,000, 5,500, 6,050, इतना फर्क नहीं गिरता है जो आप निवेश कर रहे हो, लेकिन इवेंचुअली एंड ऑफ द टर्म में उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। विश्वजीत जी, कैसे गोल्स के लिए स्टेप अप एसआईपी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है? नेचुरली अगर आपको हर साल 10% तक मिनिमम अगर आपको एसआईपी स्टेप अप करनी है, तो उसके हिसाब से गोल भी उतने दूर होने चाहिए। क्या ये सही है? ऑन एन एवरेज क्या जो एसआईपी का स्टेप अप अमाउंट है वो भी आपके टोटल जो इनकम है या जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तय होना चाहिए? जी, बिल्कुल स्वाति जी, अगर आपका गोल दूर है, क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जिसका आपने ज़िक्र नहीं किया, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, जिसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वो एसआईपी में बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि जितना लंबे समय होगा, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा और उतनी तेजी से आप अपने गोल, एक जो कॉर्पस है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गोल हो, चाहे वो रिटायरमेंट का है या वो बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, तो उस गोल को जो अगर आप एसआईपी से लिंक करते हैं और अगर लंबी अवधि होती है, तो कहने का मतलब है जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको लाभ होगा। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी इनकम हर साल या कुछ समय बाद इंक्रीज होती है, तो अगर आप सेम एसआईपी रखेंगे तो अभी ऋषिकेश जी ने जैसे एक आंकड़ा बताया कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं। तो अगर आप हर साल अपना स्टेप अप करेंगे, तो आप अपने बड़े गोल को, अगर आपने जो भी अमाउंट आपने लिखा हुआ है, क्योंकि महंगाई, जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो आपके कॉर्पस है, जो आपका गोल है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो अगर हमें वो बड़ा अमाउंट अचीव करना है, तो स्टेप अप उसमें बहुत कारगर तरीका है और उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग और तेजी से वर्क करेगा, ताकि आप अपने गोल के बहुत तेजी से अपने करीब पहुंच पाए। बिल्कुल। एक सवाल ऋषिकेश, जो कि हर दर्शक हमसे पूछते हैं, जो नया निवेश करना चाहते हैं हमसे पूछते हैं कि एसआईपी का जो अमाउंट है वो तय कैसे करना चाहिए? किसी को एक गोल, उसने गोल सेट कर लिया, लेकिन यूँ तो आप 500 रुपये से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी का अमाउंट तय करने का क्या कोई फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखते हुए आप एक मिनिमम अमाउंट से शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली स्टेप अप करें? बिल्कुल, सबसे पहला कदम, अगर आपको टारगेट करना है या एसआईपी की अमाउंट डिसाइड करनी है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य डिसाइड कर लो कि तुम्हें 13%, 14%, कितना प्रतिशत रिटर्न बनाना है। उस हिसाब से आपको एक मिक्स करना बहुत जरूरी है अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से। दूसरा कदम ये है कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए, जो आपने कहा। तो आपके एक्सपेंसेस के बाद जितना अमाउंट बचता है, तो एक्सपेंसेस को बाजू में रख के करीबन 20 से 30% जब आप करियर चालू करते हैं, तो शायद वो प्रतिशत कम होगा, वो उसका अनुपात 10 या 20% होगा जैसे, लेकिन आपकी करियर में बढ़त होगी, ग्रोथ होगी, उसका प्रपोर्शन 30-40% तक हो जाना चाहिए ऑन एन एवरेज, जिसका आप एसआईपी कर सको।
तो ये तरीका अपनाना चाहिए कि 20-30% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू एसआईपी। बिल्कुल, तो तभी कहा जाता है कि अपनी आय को ऐसे बांटिए जिसमें आप जो आपके जो खर्चे हैं उसको तब कीजिए जब आपने बचत कर ली है, निवेश कर लिया और उसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है उसको खर्च करने में लगाइए। और कम से कम 10 से 20% का जो आपका हिस्सा है आपकी सैलरी का, क्योंकि शुरुआत में जब आप अर्न कर रहे होते हैं आपके पास लाइबिलिटीज़ कम होती है तो आप ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। शुरुआत में ही अगर आप बचत और निवेश की इस पूरे रूल को फॉलो करेंगे तो आगे जाके आपके लिए बड़ा रकम इकट्ठा करने में आसानी होगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी हर जरूरत के लिए, इस पर खास चर्चा हम कर रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से हम खास चर्चा कर रहे हैं। विश्वजीत जी, हम बार बार एसआईपी के फायदे तो गिनाते ही हैं और कई बार हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि एसआईपी के आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक है वो इससे आकर्षित हो रहे हैं, वो एसआईपी कर रहे हैं। 19,000 करोड़ के पार का आंकड़ा एक बार फिर से सामने आया है। पर एसआईपी रोकने की दर भी कुछ अलार्मिंग ही हम कह सकते हैं। हालांकि इस बार कुछ थोड़ा इसमें ज़रूर फ़र्क आया है, पर फिर भी एसआईपी रोकने के नुकसान क्या है ये समझना ज़रूरी है। और एसआईपी का जो पूरा एक जर्नी है, जो सफ़र है, आगे बढ़ता चला जाए, उसके लिए इन्वेस्टर क्या कर सकता है जिससे कि एसआईपी रोकने की नौबत ना आए? जी, बिल्कुल स्वाति जी, ये बहुत ही मतलब डिमोटिवेटिंग है कि लोग 2 साल बाद करीब अपनी एसआईपी रोक देते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, और कई बार ऐसा लगता है कि वो अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई मार्केट गिर रही है तो मैं एसआईपी रोक दूँ, या मार्केट बहुत हाई पे है तो एसआईपी रोक दूँ। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ को जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरे पोर्टफोलियो पे इस पे असर पड़ेगा। तो अगर आपको एक कॉर्पस अचीव करना है, एक गोल अचीव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एसआईपी को लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 2 साल के बाद एसआईपी रोक देंगे तो आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट नहीं कर पाएँगे। तो ये थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है। आप मेरे हिसाब से, आप अगर आपका कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो आप बदलाव कर सकते हैं कि आपको एक्स वाई जेड फंड ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो आप दूसरे फंड में चले जाएँ। बट एसआईपी आप कंटिन्यू रखें और कोशिश करें अपने किसी गोल के साथ लिंक करें। स्वाति जी, ऐसा देखा जाता है कि लोग एसआईपी शुरू करते हैं बट किसी गोल के साथ लिंक नहीं करते हैं। अगर आपने किसी गोल के साथ लिंक किया तो कोशिश करिए परपेचुअल एसआईपी आप कंटिन्यू करें। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, और चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, चाहे वो मार्केट हाई पे है या फिर लो पे है, क्योंकि इसी हाई और लो से ही आपको एक एडवांटेज होने वाला है और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने वाले हैं और ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स बनने वाली हैं। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, आप अपने गोल के साथ एसआईपी को लिंक करें और कतई भी किसी भी सिचुएशन में अपनी एसआईपी ना रोकें। हाँ, अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच आता है तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप रोक सकते हैं, बट उसको रीस्टार्ट करें ताकि आप अपने गोल के करीब पहुंच सकें। बिल्कुल। ऋषिकेश, कई बार दर्शक हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि उनका जो फंड है जिसमें वो एसआईपी कर रहे हैं वो काफ़ी समय से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, या जैसे रिटर्न की उम्मीद थी उस फंड से वैसा रिटर्न नहीं मिल पा रहा उन्हें। तो कितना इंतज़ार एक निवेशक को करना चाहिए जिससे पहले वो डिसाइड कर ले कि इस फंड से निकलना ही अब बेहतरी है? जी, सबसे पहले तो उसका माप किस हिसाब से करना चाहिए, ये इस पे ऊपर मैं थोड़ा बोलूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव देखने के अलावा आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका अल्फा कितना बना निफ्टी के ऊपर या रिलेटिव बेंचमार्क के ऊपर। अगर कंसिस्टेंटली बेंचमार्क के ऊपर या निफ्टी के ऊपर नेगेटिव अल्फा बन रहा है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर से ज़्यादा अगर नेगेटिव अल्फा बन रहा है, रिटर्न की बात नहीं क्यों रखते, रिटर्न, मार्केट रिटर्न किसी के हाथ में नहीं है, फंड मैनेजर्स के हाथ में नहीं है, लेकिन रिलेटिव बेंचमार्क के ऊपर अल्फा जनरेट करना ये काम होता है फंड मैनेजर का। अगर नेगेटिव अल्फा है 2 क्वार्टर्स के लिए लगातार, तो आपको फंड चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, बिल्कुल।
तो एक परफॉर्मेंस को देखना बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात होती है, कई बार विश्वजीत जी लोग ऊपरी तौर पर रिटर्न देख लेते हैं पिछले 1 साल के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि अगर 2 साल में ज़्यादा रिडीम करने के मामले म्यूचुअल फंड से आए हैं, दैट मीन्स ये भी हो सकता है कि लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस देखा है किसी म्यूचुअल फंड का। तो क्या ये सही तरीका है कि आप बहुत ही शॉर्टर टर्म के रिटर्न को ज़्यादा तवज्जो दें एज कंपेयर टू जो बाकी जो कोर फंडामेंटल्स हैं? बिल्कुल कविता, स्वाति जी आपने बिल्कुल सही बोला। जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आप आगे देख के चलाएँगे या पीछे वाला शीशा देख के चलाएँगे? तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। पास्ट रिटर्न्स आ गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी कंसिस्टेंटली आएँ। तो आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखना है कि जो जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, उसका फंड मैनेजर क्या है, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या है। तो शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे स्मॉल कैप फंड्स में भी देखा गया कि 1-2 साल अच्छे रिटर्न्स हैं, तो सबने अपना ज़्यादातर पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड्स में बना दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कितना आपके रिस्क के हिसाब से कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप होना चाहिए। इसके अलावा पास्ट कंसिस्टेंटली जब मार्केट में उतार-चढ़ाव रहा, जब मार्केट गिरी, तो क्या वो फंड ज़्यादा गिरा या कम गिरा? ये भी आपको देखना है। और उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या उसने उनके उस फंड मैनेजर ने गिरते हुए मार्केट में किस तरीके की रिटर्न्स दिए? तो और दूसरा एएमसी का भी एक पेडिग्री होता है। कुछ एएमसीज़ वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्ट करती हैं, कुछ एएमसीज़ ग्रोथ में इन्वेस्ट करती हैं। तो आपको एएमसी में भी डाइवर्सिफिकेशन लेके आना है कि आप सारा पैसा एक ही एएमसी में ना निवेश करें, अलग-अलग डिफरेंट एएमसीज़ में निवेश करें। तो ये चारों पाँचों चीज़ों को देखकर ही आपको अपना एक म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लास्ट 1 साल, 3 साल की रिटर्न देखकर नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 5 साल, 7 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वो भी गिरावट की मार्केट में किस तरीके से फंड ने परफॉर्म किया, उसको देखते हुए आपको उस फंड में निवेश करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। और क्योंकि आपने कुछ कैटेगरीज़ की यहाँ पर बात की कि एक पोर्टफोलियो में अलग-अलग कैटेगरीज़ का समावेश होना चाहिए और उसी हिसाब से आप एसआईपी भी डिसाइड करते हैं। ऋषिकेश, आप कुछ फंड्स बताएं कि जिसमें एक कहते हैं ना कि एक पूरा एक प्रॉपर एक होलसम पोर्टफोलियो बने, जिसमें एक दर्शक एसआईपी कर सकते हैं। क्या कुछ 5 या 6 फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? और फंड्स अगर बताएं आप। ये 6 फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें मल्टीपल कैटेगरीज का समावेश हो सकता है। जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाल सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप फंड डाल सकते हैं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा फंड है। कॉन्ट वैल्यू फंड अच्छा फंड है। एचडीएफसी स्मॉल कैप इज अ गुड फंड। आईप्रू फोकस्ड इज ऑल्सो अ गुड फंड। तो ये 6 फंड्स मैं कहूंगा कि ये बास्केट में निवेश करना चाहिए, so that you can meet the target. ओके, तो कुछ फंड्स हैं जिसमें आप निवेश करके अपने लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। धन्यवाद करेंगे ऋषिकेश और विश्वजीत जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।